तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे तुमसे शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे तुमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी और बहुत से लोगों का ये था कि हमें इसकी समझ ही नहीं आ रही। हाइपोनेट्रीमिया, इसके अंदर जो 3 फर्दर टाइप्स हैं, हाइपरनेट्रीमिया की 3 टाइप्स हैं। पोटाशियम के लिए मैं स्पेशल केला लेके आया हूँ। नमक के लिए मैं स्पेशल जो है ना वो हाइपोनेट्रीमिया बताने के लिए, और साथ हम इसके अंदर जो है ना वो पानी को घोल के पिएंगे। कोशिश करूँगा नालायक हूँ खुद, लेकिन जितना आता है आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। अगर मज़ा आए तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है 10 लोगों के साथ, ठीक है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले सोडियम से, ठीक है। देखो एबीजीज जो है ना, इस चैप्टर के अंदर अगर ये 4 चीज़ें आपकी कवर है ना, तो समझो आपका मार नहीं खाने वाले। जो एफसीपीएस मेडिसिन वाले हैं, ठीक है, पार्ट 1 जिन्होंने देना है या दे चुके हैं और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। क्योंकि वो अब बैठे हैं वार्ड के अंदर, उन्हें नहीं मोस्टली लोगों को पता कि हाइपोनेट्रीमिया है या हाइपरनेट्रीमिया है, ठीक है। फिर उनकी मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी एबीजीज वाली जो वीडियो है ना, वो आप मेरे चैनल पे ऊपर आएंगे ना, तो ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना और यहाँ पे जो मेडिसिन के लेक्चर्स हैं ना, ठीक है, इसके एंड पे ये जो नवाज शरीफ वाली जो मैंने जस्ट फॉर अट्रैक्शन मैंने लगाई है, कोई सियासी नहीं है ये, तो यहाँ पे जो है ना मैंने जनरल सर्जरी की एसिड बेस बैलेंस वाली एबीजीज की निमोनिक के साथ बताई है लोगों की, जो है ना बड़ी अच्छी इसके ऊपर आई है कि बहुत अच्छी समझ आई है, ठीक है। तो एबीजीज के लिए ये देख रहे हैं, इस वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा थोड़ी सी ट्रिक्स भी कि वो किस तरह होती है, ठीक है। छोड़ कर नहीं जाना, वीडियो में साथ रहना। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ। और सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ जिन जिन लोगों ने मेरी सेहत के लिए दुआ की, तो सबका तहे दिल से शुक्रिया। काफ़ी बेटर है अब, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अब टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन में जो सबसे पहला कंसेप्ट है ना, वो आपको पता होना चाहिए टोटल बॉडी वाटर का, ठीक है। तो आपकी बच्चे बच्चे को पता है, आप एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, जो टोटल बॉडी वाटर है ना हमारा, ठीक है, वो कितना है? ज़रा अंदाज़ा लगाओ यहीं पे रोक के वीडियो को। मेरी जान वो है 60% ऑफ द बॉडी वेट। आपकी बॉडी का जो 60% वज़न है, वो मेरी जान पानी है, ठीक है। अब इस पानी में जो है ना, यूँ अगर मैं कहूँ तो टोटल बॉडी वेट इज़ दी वाटर है ना, तो हमारे पास जो टोटल बॉडी वेट होगा ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपका वेट इन केजी है, ठीक है, वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 60%, ठीक है। अब सपोज करें किसी मरीज़ का वज़न आ गया, चलो मैंने कैलकुलेट किया कि उसका आ गया जी 50 केजी उसका वज़न है, ठीक है। आप उसके अंदर से टोटल बॉडी जो उसका है ना वाटर, वो कैसे निकालेंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 60%, 60% ये लिख दो या 0.6 लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। तो आप इसको मज़ीद सिंपल करने के लिए 0.6 लिख देते हैं, तो आपके पास ये आ जाते हैं। मेल्स के लिए ये होता है, फीमेल के लिए हम क्या करते हैं, टोटल बॉडी वेट के लिए 0.5 जो है ना मोस्टली यहाँ पे यूज़ कर लिया करते हैं, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई 0.5 अगर ये फीमेल है, ठीक है, और अगर ये मेल है तो हमारे पास 0.6% जो है ना वो हम इसके कर लिया करते हैं। तो टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट हमने करना क्यों ज़रूरी है? सिनेरियो में आता है कि 60 साल का कोई खतून है, अचानक से कोलैप्स कर गई है, उसका सोडियम जी है 120 मिली इक्वल पर लीटर के हिसाब से, हाइपोनेट्रीमिया में है। हम कितना मज़ीद सोडियम लगाएं कि इसको बैलेंस कर लें, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ना उसकी कि मतलब हम फ्लूइड किस तरह कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं जुगाड़ू सा तरीका बताता हूँ। टोटल बॉडी वेट, ठीक है, उसके अंदर होता है हमारे पास जो डिज़ायर्ड हमारे पास सोडियम है,
ठीक है, उसमें से हम जो है ना वो माइनस कर दिया करते हैं, जो एक्यूरेट जो है ना वो सोडियम है। आगे आ रही है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसी वजह से हमने जो है ना, क्योंकि हमें फार्मूला में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसलिए पहले मरीज़ का वजन पूछ लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60% के साथ, तो आपके पास वो सारी ओवरऑल आ जाती है। ठीक है, अब ये जो 60% आपकी बॉडी है पानी से भरी हुई, ये क्या सारा पानी एक ही जगह पे है? नहीं मेरी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से जो आपका जो 40% है ना, ठीक है, वो हमारे पास होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, मतलब जो कि सेल के अंदर अंदर मौजूद है वो हमारे पास 40%, बाकी जो इस 60% से 20% रह जाता है ना, वो हमारे पास है जी एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये सेल से बाहर पानी पड़ा हुआ है। जितना सेल ने पी लिया वो 40% है, बाकी जो बच गया वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन कौन सा हो सकता है? या तो वो हो सकता है वेसल्स के अंदर हो, या हो सकता है वो इंटरस्टिशियम में अंदर हो। ठीक है, तो या तो वो हमारे पास हो सकता है इंट्रावेस्कुलर, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड हो सकता है वही 20%, या फिर वो हो सकता है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, तो अब ये अब आपको बात एक दफ़ा क्लियर हो गई है। फिर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ सल्यूट प्लाज्मा के अंदर कितने हैं। ये सपोज करें अभी मेरे पास है जी, लेट्स सपोज कि ये प्लाज्मा है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने में नमक है, कितना मैग्नीशियम है, कितना सोडियम है, वो सारे का सारा हमने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो कैलकुलेट किस तरह करते हैं हम हमारे पास जो फार्मूला था 2 सोडियम प्लस पोटाशियम प्लस सीरम ग्लूकोज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, प्लस BUN सीरम ब्लड यूरिया डिवाइडेड बाय 2.8। तो ये अब इसको रटा लगा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन ये फार्मूला मेरी जान यही है। अमूमन आपने नेफ्रोलॉजी के अंदर भी जो है इसको डिस्कशन की होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नॉर्मली हमारे पास जो प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी होती है ना, वो हमारे पास होती है जी 275 से 295। ठीक है, ये ओवरऑल जुगाड़ू तरीका है। मिली ऑस्मोल पर लीटर यार साथ लिख लेना। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो ये लाजमी लिख रहे हैं, क्योंकि यूनिट के बगैर आपका क्वेश्चन अधूरा होता है। अगर 275 से कम है तो मेरी जान इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है क्या चीज़, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक स्टेट हमारे पास आ जाती है। लेकिन अगर 295 से ज़्यादा है इसकी ऑस्मोलैरिटी, तो ये हमारे पास होगी जी हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीज़ें आपने जो है ना याद रखनी है। फिर हम डिस्कशन करते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया को मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया, पहले सोडियम को करते हैं। ठीक है, तो सोडियम के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाइपोनेट्रीमिया उसको सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको पता है कि सोडियम की बॉडी के अंदर नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, मोर और लेस इसकी जो वैल्यू है ना सोडियम की, वो हमारे पास नॉर्मल 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 145, यही वैल्यू है। ठीक है, अब हाइपोनेट्रीमिया हमने सबसे पहले ये करना है सोडियम का हाइपोनेट्रीमिया वाला। ठीक है, तो फिर हम हाइपर करते हैं। जो हाइपोनेट्रीमिया उसके अंदर क्या होगा, आप खुद ही यहाँ से नाम से काम देख लो। कमी आ रही है सोडियम की सीरम में, किससे, अगर वो 135 से बिलो जा रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास है। अगर ये 145 से ऊपर चली जाएगी तो इसको हम फिर कंडीशन को कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। ये है जस्ट उनके लिए जो मुझ जैसी हैं बेचारे, जिनको जो है ना वो जल्दी समझ नहीं आती, तो मैं इस वजह से इसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके देख लेना ताकि आपका टाइम बच जाए। अब क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोनेट्रीमिया के। अगर किसी के अंदर नमक की कमी है, मैं यूँ कहता हूँ नमकियात कमी है, ठीक है, तो इनिशियली तो जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट इतना मसला नहीं होता। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको क्या होना शुरू हो जाता है, कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कन्फ्यूजन, इसके साथ हमारे पास क्या होगा, लेथार्जी होगी, थकावट और इस तरह की सारी चीज़ें, और साथ में मेरे जान उसको क्या होगा जी, मसल क्रैम्प्स जो है ना वो पड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये नमक की कमी होगा। फिर अगर 135 से कम हुआ है, लेकिन अगर ये इतना कम हो गया है कि ये 125 से भी नीचे चला गया है, 125 से भी, ठीक है, तो ये मेरी जान हमारे पास सीरियस है कंडीशन। इसके अंदर आप जो है ना मरीज़ को एक तो सीयर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, साथ में उसको क्या होगा, सेरिबेलर एडीमा होगा। ठीक है, सेरिबेलर एडीमा अलॉन्ग विद पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, पेशेंट कोलैप्स और अलॉन्ग विद वो कोमा के अंदर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन मिल जाएगी हाइपोनेट्रीमिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे काजिज़ क्या है हाइपोनेट्रीमिया की, वो मैं पहले आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है,
तीन मेजर काजेज़ जो है ना मैं अब यहाँ पे बता देता हूँ। तो काजेज़ में हमारे पास एक हो सकता है जी हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है? हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया मतलब उसका लेवल 135 से कम है। तो ये सारी किसकी काजेज़ मैं कर रहा हूँ? हाइपो वाले की, ठीक है? तो हाइपोवोलेमिक उसका वॉल्यूम कम हुआ है और साथ में नमक भी कम हो गया। हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। नंबर सेकंड पे यूवोलेमिक, ठीक है? वॉल्यूम तो ठीक है लेकिन नमक फिर भी कम है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है? और नंबर थर्ड पे हमारे पास हो सकता है जी हाइपरवोलेमिक, ठीक है? मतलब पानी भी ज़्यादा है, हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है? हाइपरनेट्रीमिया। तो ये हमारे पास जो है जी मेरी जान कुछ कंडीशंस है। अब सबसे पहले ये जो है हमारे पास हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया को मैं बता देता हूँ, ठीक है? मतलब कि एक तो हमारे पास क्या है जी वॉल्यूम भी कम है, ठीक है? और नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या चीज़ कमी है उसका नमक भी कम है। एक वॉल्यूम भी कम है और यहाँ पे नमक भी कमी है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर किसी को नहीं समझ आ रही ना तो ये देखो, एक तो उसका पानी भी कम है, ठीक है? और नंबर सेकंड पे उसके अंदर नमक भी बिल्कुल कम है। तो ये वाली कंडीशन को अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो कितना थोड़ा-सा पानी है, बाकी सारा जो है ना उसकी बॉडी इसको आप बॉडी समझ लें। तो किन कंडीशन यार ये एक तो ठीक है। अब इसकी कंडीशन भी होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा क्या ले रहा है, डायूरेटिक्स उसने ले लिए हैं, ठीक है? मतलब डायूरेटिक्स से क्या करना है, टपा टप ये पानी सारा उसकी बॉडी से निकाल देना है, ठीक है? तो हमारे पास ये नंबर 1 पे अगर वो डायूरेटिक्स ले रहा है, नंबर सेकंड पे उसको क्या है जी, डायरिया है, ठीक है? मतलब उसको अ, मिनट-मिनट बाद जो है ना वो वॉशरूम जा रहा है और सारी चीज़ें निकाल के आ रहा है। तो डायरिया में क्या होता है मेरी जान, नमकियात का लॉस होता है, साथ में आपका जो है ना वो पानी का लॉस होता है, ठीक है? नमक भी गया, पानी भी गया, तो हाइपोवोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन पूरी होगी, ठीक है? डायूरेटिक्स में क्या है, जब पेशाब जाता है, जहाँ पे पानी है, वहाँ पे नमक है, ठीक है? जहाँ नमक इकट्ठा होगा, वहाँ पे पानी आएगा, जहाँ पे नमक निकलेगा, वहाँ से साथ ही पानी निकलेगा। तो ये बात याद है, डायूरेटिक्स में भी ये हमारे पास दोनों डी आ गए, ठीक? फिर नंबर सेकंड पे अगर वो वॉमिट कर दे, तो उसमें भी क्या है, वॉमिटिंग में भी हमारे पास क्या है, पानी तो गया है, साथ में जो उसने खाया-पिया नमक है, जो समोसा पकोड़ा खाया है, वो भी निकल गया। तो वॉमिटिंग में भी हमारे पास आ गया। फिर अगर उसको कोई फिस्चुला ऐसा बना हुआ है, फिर उसको कोई बर्न है, बर्न में क्या है, बॉडी उसकी सारी जली, जहाँ से बॉडी चली तो स्वेटिंग के दौरान नमकियात निकलती है ना बॉडी से नमकीन वाली। अगर गर्मियों में आप देखें तो पसीने की वजह से निशान पड़ जाते हैं, ठीक है? तो वो नमकियात भी साथ मेरी जान जल जाएँगी। तो बर्न के पेशेंट में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? या फिर किसी को क्या है जी एडिसन डिज़ीज़ है, ठीक है? अब एडिसन डिज़ीज़ में क्या था, हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो है ना, ठीक है? जो क्या कर रहा था, नमक को बॉडी के अंदर कंज़र्व रख रहा था, वो ही नहीं रहा, ठीक है? तो ਜਦੋਂ खेत दे मालक ही ना रहें तो फिर वो गिदड़ा नहीं खाना, ठीक है? तो यही है कि नमक भी निकल गया, ठीक है? और नमक रिज़र्व नहीं हुआ, तो जहाँ पे मैंने कहा नमक जाएगा, वहाँ पे पानी भी गुड़च करके जाएगा। नमक और पानी जो है ना एक दोस्ती के साथ जो है ना वो चलते हैं, ठीक है? नो वाटर रिटेंशन, नो सोडियम रिटेंशन, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको एमसीक्यूज़ में आएँगी। तो हाइपोनेट्रीमिया की ये हमारे पास चीज़ें अब हो गई हैं, ठीक है? तो अब नंबर सेकंड पे लगे हाथ इसी को मैं यहीं पे बताता हूँ यूबुलेमिक हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। अब यूबुलेमिक में क्या है? पहले तो था ये पानी कम है, ठीक है? यूबुलेमिक में क्या है? ये मैं पानी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। एक मिड के अंदर ऐड कर लिया मतलब वॉल्यूम बिल्कुल इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है? लेकिन क्या है जी, नमकियात अभी भी ये देखो चंद एक दाने हैं, ठीक है? सोडियम की कमी है लेकिन पानी नॉर्मल है। तो ये कंडीशन अब मैं डिस्कशन करने लगा हूँ। यूवोलेमिक मतलब कि वॉल्यूम उसका बिल्कुल ओके है, ठीक है, नॉर्मल है, जबकि उसके जो है ना सोडियम हमारे पास वो कम है। तो ये किन कंडीशंस में होगा? आपने एक वर्ड सुना होगा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, SIADH। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ना, वो क्या है जी, इसमें हद से ज़्यादा जो है ना एंटी डायूरेटिक मतलब कि वो जो पानी को रिज़र्व करता है, डायूरेसिस नहीं होने दे रहा पेशाब के अंदर, ठीक है? वो जब ज़्यादा बन जाएगा, तो क्या होगा, वो पानी तो रिज़र्व कर रहा है, लेकिन उसने सोडियम को उतना जज़ब नहीं किया जितना पानी को किया, ठीक है? सोडियम तो नॉर्मल एल्डोस्टेरॉन जितना था उसने उतना ही करना है, लेकिन जब पानी जो है ना वो अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? देखो, अब मैंने नमक तो वो 2-4 दाने डाले हैं, लेकिन इसके अंदर जब वो एंटी डायूरेटिक की वजह से बॉडी के अंदर पानी जो है ना वो मज़ीद कलेक्शन होती जा रही, तो वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट होने की वजह से डाइल्यूशनल हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो गया। मतलब जो नमक था वो इसके अंदर डाइल्यूट होके
एक्चुअल में तो वो नॉर्मल था, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से वो डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे कि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया एक दूसरा नाम है किसका, एंड यूवेलमिक हाइपोनेट्रीमिया का। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा जी, एडीएच जो है ना वो ऐसा ही एडीएच में एडीएच का लेवल ज़्यादा हुआ, इसने जो है ना वो पानी को ज़्यादा जज़ब कर लिया। ठीक है, लेकिन सोडियम तो वो नॉर्मल था, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास डाइल्यूशनल, हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो गया। क्या सही है कि नहीं आई बताना। ठीक, अब आप पे फ़र्ज़ हो गया कि आप 10 लोगों को वीडियो बनाए और 10 को कहना कि आगे 10 को करिए। यार क्या टिपिकल यूट्यूबर की तरह मैं बोल रहा हूँ आजकल। अच्छा, ज़्यादा रिटेंशन होगी वाटर, या फिर जो लोग क्या करते हैं मेरी जान, अल्कोहलिज़्म का शिकार है। ठीक है, शराब पी ली है, ठीक है, और चढ़ गई है। शराब पीते-पीते जिसके हाथ काँपते हैं, वो समझो कि वो यार का सताया हुआ है। अल्कोहलिज़्म, ठीक है। हाइपोथायराइडिज़्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म की भी एक बड़ी वजह है। या फिर हम अच्छा ये ऐसे ही एडीएच की वजह क्या होती है, आपने सुना होगा सिंड्रोम ऑफ इनऑपरेबिलिटी, मतलब अब नॉर्मल जो कोई भी जो है ना लंग ट्यूमर है वो हमें खाम खाई जो टपा टप अपना हार्मोन बनाना शुरू कर दे, कोई भी लंग ट्यूमर हो सकता है। ये आपने देखा होगा टीबी के केसेस के अंदर। ठीक है, ये आपने देखा होगा सीएनएस की कोई डिजीज़ है उसके अंदर। ठीक है, फिर आपने देखा होगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस का अगर किसी को इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर। या फिर आपने देखा होगा किसके अंदर जिसको मेनिंगो एनकेफेलाइटिस है, मेनिंगो एनकेफेलाइटिस है, या फिर किसी को स्ट्रोक है, या फिर हमारे पास जो ट्रोमा है। ठीक है, तो ये चंद एक कंडीशन है। लंग, जब भी आपके पास सिनेरियो में लंग कैंसर है, उसके बाद मरीज कोलैप्स हुआ है, आपको हाइपोनेट्रीमिया की निशानी है, तो वो मेरी जान क्या है, यूवलेमिक हाइपोनेट्रीमिया की एक बड़ी वजह है। ठीक है, आप कर लोगे डायग्नोस, ईजी है बिल्कुल। ठीक, फिर अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ हमारा थर्ड वाला सिनेरियो हाइपरविलोमिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया। तो यहाँ पे क्या है, अब ये देखो, यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी पड़ा हुआ था, अब मैं इसको क्या करता हूँ, नक्को नक भर दिया है मैंने। ये क्या हो गया, वॉल्यूम इसका नक्को नक भर गया, हाइपरवलीमिया हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है और साथ में हमारे पास क्या है, जो नमक है उसकी हमारे पास कमी हो गई है। तो ज़ाहिर बात है जब हद से ज़्यादा पानी होगा तो जिन लोगों को क्या होता है मेरी जान, लिवर सिरोसिस का पेशेंट देखिए आपने, मैं इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ। ठीक है, अगर आपने जितने भी सिरोसिस के हैं ना, ठीक है, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस या जो भी है, उसके लिए क्या है बेसिकली, प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास सारे की सारी लॉस होगी, प्रोटीन की कमी होगी बॉडी के अंदर, हाइपोएल्बुमिनीमिया या जो भी आप कह लें। ठीक है, हाइपो एल्बुमिनीमिया। अब ये प्रोटीन क्या कर रही थी, जो वेसल्स है उनके अंदर एक ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन कर रही थी, पानी को वेसल से बाहर जो है ना वो नहीं जाने दे रही थी, एडीमा नहीं करवाने दे रही थी। जब प्रोटीन ही नहीं रही, बाघ का माली ही नहीं रहा, तो बाघ ने तो उजड़ना है। तो इसमें क्या होगा, हाइपो एल्बुमिनीमिया की वजह से हमारे पास क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर जो वेसल का है वो ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, जब वेसल का ऑनकोटिक प्रेशर ड्रॉप कर गया तो हमारे पास क्या होगा, सारा फ्लूइड लीक हो गया, उसके ब्लड के बॉडी के इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। तो फ्लूइड लीकेज की वजह से हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड लीकेज, इसकी वजह से हमारे पास सिंपल सी बात है एडीमा होगा। ठीक है, एडीमा होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो कार्डिक आउटपुट है दिल की वो हमारे पास कम होगी। ठीक है, कार्डिक आउटपुट एक तो क्योंकि हमारे पास वो वॉल्यूम नहीं रहा जो कि आउटपुट में जाना था, तो दिल के पास वॉल्यूम कम आएगा, सारा तो जिस्म के अंदर डिमा हो गया, तो फिर जो कार्डिक आउटपुट कम होगी तो हमारे पास जो किडनी का जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी हमारे पास कम हो गया। ठीक है, इसके कम होने की वजह से क्या होगा, जो ही जीएफआर कम होगा तो अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया वो किडनी के अंदर, रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस जो है ना वो बेसिकली एक्टिवेट होता है, जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस। ठीक है, वो हमारे पास होगा जी एक्टिवेट, उसने एक्टिवेट होके क्या करवाना है जी, रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन, इसकी एक्टिवेशन, ये जब सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, सोडियम और वाटर दोनों अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, बोथ सोडियम प्लस वाटर दोनों की इसने एब्जॉर्प्शन कर दी है इस सिस्टम ने। लेकिन पानी हद से ज़्यादा जज़ब हो गया, नमक एक लिमिट तक जज़ब कर सकती है बॉडी उसे, लेकिन पानी उसने नक्को नक भर लिया, तो हाइपरवोलेमिया हो गया इस केस के अंदर। ठीक है, तो इस कंडीशन को हमने कहना है कि ये हमारे पास क्या होगा, हाइपरवोलोमिक। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया। अब इसके अलावा आप कह सकते हैं अगर किसी बंदे को ना, जो एग्जाम्पल में सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, उस केस में
किसी को सिरोसिस है या किसी को रीनल फेलियर है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है ना मेरी जान आपको ये हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया मिल जाएगा। मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, जिसको ना समझ आए वो प्लीज़ एक दो दफ़ा ना वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, इसको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कशन की हैं वो ये एक चार्ट के अंदर, और ऑलमोस्ट आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं इसमें। अब आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आपको पता तो चल गया ये हाइपोनेट्रीमिया का आ गया बंदा, ठीक है। तो अब इसका इलाज कैसे करेंगे? तो इलाज भी मेरे ख्याल में हम यहीं पे ही इसका कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखो, हाउ टू मैनेज। केस 1 में क्या था, वॉल्यूम भी कम था, सोडियम भी कम है, तो हमें इसको बाहर से क्या देंगे हम? ऐसी चीज़ देंगे जो उसका वॉल्यूम भी ठीक करे, उसका नमक भी ठीक करे। तो हम मेरी जान इसकी पहले वाली केस 1 की जो ट्रीटमेंट है ना, अगर इसको मैं यूँ डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो केस 1 की ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेलाइन जो है ना वो आप बाहर से जो है ना वो लगा देंगे, ठीक है। तो इससे इसका एक तो पानी भी ठीक हो गया, नमक भी उसका ठीक हो जाएगा। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या है, यूवोलेमिक है, वॉल्यूम तो ठीक है, तो मतलब हमें मज़ीद पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसमें फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, उसका दिल के मसाइल होंगे। तो हमने क्या करना है, इस ऐसे बंदे में एक तो ट्रीटमेंट में आपने एक तो फ्लूइड की, वाटर की रिस्ट्रिक्शन करनी है, ठीक है। इसको पानी सिर्फ लिमिटेड पिलाना है अगर वो पीना भी चाहे तो, वरना नहीं देना, ठीक है। वाटर की आपने रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर कर देनी है, ठीक है। जो ही पानी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होगा तो बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म करेगी, तो वो पानी यूज़ होगा, तो ये जो है ना बंदा काफ़ी हद तक इसको मेंटेन कर लेगा। नंबर थर्ड पे क्या, हाइपर वोलोमिक है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, हमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं चाहिए, जो ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा दिल पे लोड बढ़ गया मेरी जान, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमने ट्रीटमेंट में इसकी वॉल्यूम को कम करना है, तो वॉल्यूम को क्या कैसे कम करेंगे, हम उसको दे देंगे डायूरेटिक्स, ठीक है। एक वो सब्ज़ रंग की गोली आती है लेसिक के नाम से, ठीक है। तो आप उसको लेसिक लगा दो या फिर सिंपल, चलो आप डायूरेटिक, किसी गोली का वैसे नाम नहीं लिखना चाहिए एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर माइंड कर दे, डायूरेटिक्स आप सिंपल लिख दो, ठीक है। वाटर रिस्ट्रिक्शन, उसको पानी नहीं देना और उसका पानी निकालना है तो डायूरेटिक्स दे दो, तो इससे काफ़ी हद तक हो सकता है। वरना अगर पानी नहीं निकल रहा तो आप डायलिसिस के ऊपर वो एंड भी आप बता, कुछ समझ ना आए फिर इसके अंदर आप डायलिसिस करवा लेना, ठीक है। वरना डायूरेटिक्स से अगर मरीज़ को और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डायूरेटिक्स दो, पानी निकालो, जो ही पानी निकलेगा नमक अपनी हाइपोनेट्रीमिया से अपने वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, थोड़ा डाइल्यूट हो के नॉर्मलाइज हो, ठीक है। अब अगर इस पेशेंट को किसी भी केस में रीनल इनसफिशिएंसी है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो ये देने का फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर दोगे, उसके बाद मरीज़ को वही दोबारा कंडीशन शुरू होगी या हाइपोनेट्रीमिया वाली। तो फिर उसके अंदर मेरी जान अगर किसी को क्या है, रीनल इनसफिशिएंसी है, ठीक है, रीनल इनसफिशिएंसी हो, तो उसके अंदर मेरी जान आप क्या करोगे, कॉर्टिसोल जो है ना, मतलब उसके गुर्दे मिनरेलोकार्टिकाइड एल्डोस्टेरोन नहीं बना रहे, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे, कॉर्टिसोल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ना वो आप इसके अंदर देंगे, ठीक है। कॉर्टिसोल रिप्लेसमेंट में आप क्या करेंगे, उसको एक तो मिनरेलोकार्टिकाइड, ठीक है, वो दे दोगे। नंबर सेकंड पे आप उसको जो है एल्डोस्टेरोन जो है ना वो दे दोगे, ताकि वो नमक जो है ना वो उसको तो एटलीस्ट अब करे ना ठीक, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, तो नमक को हमने देने वाले हार्मोन बाहर से दे देने हैं, ठीक है। फिर कब हम हाइपोवोलेमिक स्टेट में बाहर से हाइपरटोनिक सलाइन देंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि इन तीनों कंडीशंस में से किन कंडीशन में हमें हाइपरटोनिक सलाइन देना चाहिए, तो ये एक एमसीक्यू जाता है, एफसीपीएस का भी मेरे ख्याल में हो शायद, ठीक है। तो हाइपरटोनिक हमने कब देना है, मतलब हमने नमक को बहुत ज़्यादा कब बढ़ाना है, जब मेरी जान लेवल 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेवल कम हो गया सोडियम का, ठीक है। अब वो किसी भी कंडीशन में आ जाए मैटर नहीं करता, आपने लेवल देखा 120 से कम है, ठीक है, तो आप बाहर से क्या दे दोगे, हाइपरटोनिक सेलाइन आपने देना होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने नॉर्मल सेलाइन दिया है ना, अगर आपने लेवल लिया और उसका लेवल कितना था 125 से भी कम, तो मतलब ये खतरा है, इसमें कोमा में जा सकता है, सीरियस हो सकते हैं, तो फिर आप इसके अंदर ना फ़ौरन से हाइपरटोनिक दोगे, जिसके अंदर हमारे पास नमक नॉर्मल से भी ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल सेलाइन की जगह आप हाइपरटोनिक का भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब सिनेरियो में आपके साथ एक डिस्कशन कर देता हूँ, मरीज़ को ना बेरी एनोरिज्म है, ठीक है, दिमाग का, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास है जी, मरीज़ को बेरी एनोरिज्म आया है, ठीक है, और उसको क्या जी सब एरेक्नाइड हेमरेज आ गया, ठीक है, सब एरेक्नाइड हेमरेज। तो इस दौरान क्या होता है बेसिकली, आपका जो ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो टपाटप रिलीज होना शुरू हो, जब भी बेरी एनोरिज्म हो, ठीक है, सब एरेक्नाइड हेमरेजेस हुआ हो, उसके अंदर क्या होगा, ये बीएनबी बेसिकली क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो है ना सोडियम और वाटर की लॉस करवा देता है बॉडी से,
ठीक है। तो ये BNB जो है ना वो अपने बन बनाने होते हैं इसने, तो ये अपने बन बनाने की खातिर जो है ना एक तो पानी का और नंबर सेकंड पे सोडियम का, ठीक है। इन दोनों को जो है ना वो अपने बन बनाता बनाता इन दोनों को लॉस कर देता है, ठीक है। ये कहता है दफ़ा हो जाए, मैं अपना बन बना रहा हूँ। तो जब ये नमक और पानी दफ़ा हो जाते हैं तो पेशेंट किस कंडीशन के साथ आपके साथ है? दोनों की कमी होगी है। तो दोनों की कमी कहाँ पे हुई है? हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में। तो बेरी एनोरिज्म में आप डायग्नोसिस कर लिया आपने, हमारे पास क्या होगा? हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ हमने ये कर लिया। फिर एक और सिनेरियो चलो लगे हाथ कार ही लेते हैं कि 60 साल खतून आई है, ठीक है, 60 केजी की, और वो हमारे पास कोलैप्स हो गई है। उसका आपने सोडियम देखा, वो 125 मिली इक्विवेलेंट पर था। कैसे ठीक करोगे? कितना आपको कैसे पता चलेगा? कैसे आप वाटर दोगे? तो आप क्या करोगे? टोटल बॉडी उसका जो है ना पहले करोगे, टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वाटर कितनी ज़रूरत है इनटू डिज़ायर्ड सोडियम, जितनी आप चाहते हैं कि इतनी होनी चाहिए थी, ठीक है। डिज़ायर्ड सोडियम उसमें से माइनस कर दोगे क्या चीज़? जो एक्चुअल आई है आपके पास वैल्यू सोडियम की, ठीक है, एक्चुअल सोडियम की वैल्यू आई है, ठीक है। सपोज करें हमने कहा कि 60 केजी की है ना, तो 60 केजी टोटल बॉडी वेट हमने कैसे मेजर किया था? यहाँ पे मैं आपको पहली वीडियो में दिखाऊं तो हमने क्या किया था? बॉडी वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 60% या 0.6 आप कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ठीक है, इनटू डिज़ायर्ड सोडियम जितनी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं जी चलो 128 हो जाए, उसमें से माइनस एक्चुअल में हमारे पास कितनी आई है? 120 आई है, ठीक है। तो इसको तो माइनस कर दोगे तो यूँ वैल्यू बस आपने पुट करनी है फार्मूले में, सारी आपको वैल्यूज दी होंगी। आप एक्चुअल क्वेश्चन क्या है वो मुझे नहीं पता, तो आप इस तरह कर लोगे। फिर आपके पास है जी सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। SIADH का एक हमारे पास केस है, SIADH। इसके अंदर क्या है जी? एंटी डायूरेटिक की हद से ज़्यादा टपाटप सिक्रीशन होगी, तो ये क्या करेगा? पानी को बहुत ज़्यादा इसने जज़ब कर लिया, जिस तरह के हमने केस में देखा ये वाले में, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में ये वाले, ठीक है। तो आप इसके अंदर हम क्या करेंगे कि किन कंडीशन में होता है? इसके अंदर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हुआ था, ठीक है। तो इसके साथ एसोसिएशन किस चीज़ की होती है जी? मैलिग्नेंसी की होती है, ठीक है। चेस्ट डिसऑर्डर की आपको सिनेरियो में दिया होगा कि उसको छाती का कोई मसला था, CNS डिसऑर्डर का दिया होगा, या उसकी यूरिन की कंसंट्रेशन दी होगी, ठीक है। अब इसे करना क्या है? जो वजूहात हो ना SIADH की सिक्रीशन करने की, उसको आप ट्रीट कर दो। कोई ट्यूमर है उसको रिसेक्ट कर दो, उसकी कीमो रेडियोथेरेपी मार मूर के ना आपने उसको ठीक कर देना, तो आपके पास बंदा ठीक हो जाएगा। ये था हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया के बारे में जो मोटी मोटी बात। अब हम डिस्कशन करते हैं जी हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। सोडियम का ये दूसरा पार्ट जो है, हाइपो वाला हमारा अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हो गया। अब है जी हाइपरनेट्रीमिया, इसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। तो नॉर्मल लेवल हमारा कितना था? 135 से 145 था। अब लेवल अगर 145 से भी अबव हो गया है तो ये कंडीशन हमारे पास है जी हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। स्पेलिंग को इग्नोर मारना। अच्छा, यही अगर 145 से ज़्यादा हाइपरनेट्रीमिया, लेकिन अगर ये 156 किसी जगह पे लिखा हुआ, किसी जगह 158, ये लेवल भी क्रॉस कर गई है, तो ये हमारे पास डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया की कैटेगरी में आता है। और इसके अंदर आपका जो है ना वो सेरिबलर एडीमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा हुआ है सोडियम? कोई तो वजह होगी। क्या बैठे बैठे उसने नमक खा लिया, ठीक है। जब सोडियम ज़्यादा हुआ तो पानी कम हुआ, किडनी पे देखो कि मसला कहाँ पे जा रहा है। मतलब मसला हाइपरनेट्रीमिया, गुर्दों ने सोडियम को निकाला ही नहीं है, क्योंकि गुर्दे का काम था निकालना। तो हमारे पास क्या है कि वो किडनी ने एक तो रेगुलेशन जो है ना अच्छे से रही की, ठीक है। तो आप किडनी के RFTs करवा लो, आपको पता चलेगा। देखो क्लिनिकल फीचर में क्या है, जब भी आप समोसे पकौड़े ज़्यादा खा लो, नमकीन चीज़ बहुत ज़्यादा खा लो, ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट में क्या चीज़ होगी? थोड़ा सा मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ। कभी आप फ़िश ज़्यादा खा लो, फ्राई की हुई, नमक ज़्यादा लगाओ, तो क्या होता है? रात को आपको बड़ी प्यास लग जाती है। तो ऐसे बंदे को एक तो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, पॉलीडिस्प्लिया, ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम उसको जो है चक्कर से आना शुरू हो जाएँगे। मेंटल स्टेटस जो है ना वो उसका अल्टर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक होने की वजह से, ठीक है। फिर वीकनेस उसको आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर फोकल न्यूरोलॉजिकल जो है ना वो चेंजेस आना शुरू हो जाएगी, दिमाग जो है ना अजीब-अजीब बिहेवियर करना शुरू कर देगा, और पेशेंट जो है ना वो हमारे पास CS के अंदर जो है ना दोनों के अंदर जाना शुरू होगा। इसकी भी हमारे पास अब 3 कैटेगरी हैं हाइपरनेट्रीमिया की। तो हमारे पास कौन-सी हो सकती है हाइपरनेट्रीमिया की? एक मेरी जान हो सकता है सेम यही, इसी को आप चेंज कर दो थोड़ा-सा, हाइपोवोलेमिक, यूवोलेमिक
हाइपरवोलेमिक, यहाँ पे हाइपो था, ये अब यहाँ पे हाइपर हम आगे आगे लगा देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वॉल्यूम कम करके हाइपरनेट्रीमिया करवा दो, हाइपोवोलोमिक, अभी मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। नंबर सेकंड पे हाइपो हाइपोनिक यूविलेमिक, ठीक है, यू विलोमिक हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। फिर नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है जी हाइपर विलोमिक, वॉल्यूम भी ज़्यादा है और नमक भी ज़्यादा है, हाइपर टेट्रीमिया, ठीक है। अब देखो मैं ज़रा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये है जी हमारे पास सिंपल जो बॉडी है, इसके अंदर क्या है, हाइपोविलोमिक है, पानी है इतना सा, लेकिन नमक मेरी जान, ये देखो इतना सा, ठीक है। अब ये गया नमक, ये कंडीशन क्या है, वॉल्यूम कम है नमक ज़्यादा है, हाइपोविलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। फिर इसी को मैं कहता हूँ कि नमक ज़्यादा है लेकिन इसका मिड तक मैं इसको भर लेता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन ये ऑलमोस्ट मिड में पहुंच गई है, लेकिन नमक अभी भी नीचे बैठा हुआ है, तो क्या है, हाइपरनेट्रीमिया तो है लेकिन उस बंदे का वॉल्यूम नॉर्मल है, यूविलोमिक है। फिर नक्को नक पानी भर दो, ये मैंने इसको फुल कर दिया, हाइपर वोलोमिक हो गया, वॉल्यूम इसका मैंने नक्को नक कर दिया, और इसके अंदर मैं नमक भी और डाल देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो ये दो कप कंडीशन क्या होगी, हाइपर वोलोमिक, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, नीचे देखो नमक भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरी जान हमारे पास कंडीशन है। तो अब बारी बारी तीनों को जो है ना वो हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो है हाइपोवोलोमिक, वॉल्यूम कम है लेकिन क्या है, नमक ज़्यादा है, हाइपर नेट्रीमिया, ठीक है। मतलब कि ये वाली कंडीशन है, पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा किया हुआ है लेकिन नमक देखो कितना ज़्यादा नीचे, हाइपर नेट्रीमिया की निशानी है ये, ठीक है। तो पानी की कमी से जो है ना वो क्या होगा, जो ही बॉडी में पानी कम हुआ है तो नमक ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल भी था वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो ना सालन के अंदर आपका शोरबा होता है, अगर वो शोरबा सूख जाए तो क्या होगा, वो उसमें शोरबे में वो नॉर्मल ओवरऑल उसके अंदर क्या होता है, नमकियात बढ़ जाती है। एक्चुअल में तो शोरबे ने उसको डाइल्यूट किया हुआ है, मैंने क्या किया, उसका शोरबा ही सुखा दिया। तो वॉल्यूम ही जब उसका सूख गया है, शोरबा सूख गया, तो क्या होगा, ओवरऑल नमक तो बढ़ गया है ना। तो ये हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया में होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास देखो ज़्यादा पानी की कंडीशन में निकल सकता है, क्यों, वॉल्यूम कम हुआ है। एक मेरे ख्याल हो सकता है रीनल के अंदर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, गुर्दा जो है ना वो उसने क्या किया है, सपोज करें उसने डायूरेटिक्स खा लिए हैं, डायूरेटिक्स ने क्या किया, टप्पा टप पानी निकाला, वो बार बार जाकर पानी निकाल रहा है, या फिर उसके जीआईटी से लॉसेज हो गए हैं ज़्यादा, ठीक है। जीआईटी से पानी ज़्यादा लॉस हो गया, किससे लॉस हो गया, क्रोनिक डायरिया के केस में। आपको पता है डायरिया में क्या होगा, वाटरी डायरिया का नाम सुना है आपने, कोलरा, उसके अंदर क्या होता है, पानी, राइस वाटर स्टूल, उसको हम क्यों कहते थे कि पानी की तरह हो जाना, उसके जो पखाने हैं वो आ रहे हैं, स्किन लॉसेज, ठीक है। बहुत गर्मी है, ठीक है, वो मजदूर है, काम कर रहा है, पसीना तो उसका जा रहा है लेकिन उसके अंदर नमक तो जा रहा है, लेकिन पानी की मिकदार टनों में जा रही है वापस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, स्वेटिंग के अंदर एक्सेसिव स्वेटिंग, तो पानी शूट शूट करके निकल गया, जितनी देर में नमक निकला है उतनी देर में उससे कहीं गुना ज़्यादा पानी निकल गया, ठीक है। तो ओवरऑल कंडीशन ये आ जाएगी, या फिर किसी को ग्लाइकोज यूरिया होगा, ठीक है, ग्लाइकोज यूरिया, जिस तरह हाइपर ओस्मोलर, हाइपर कीटोटिक, हाइपर ओस्मोलर, हाइपर कीटोटिक कोमा, जिसको हम क्या कहते थे, हॉन्क, शायद आपने पढ़ा हो एंडो में। ग्लूकोज जब जाता है बॉडी से, ठीक है, ग्लूकोज इन यूरन, जहाँ पे चीनी गई साथ ही उसके जो है ना वो पानी भी जो है ना मेरी जान निकल के साथ चला गया, तो पानी निकल गया लेकिन नमक पीछे रह गया। अब तो ये हमारे पास कंडीशन है किसकी, हाइपोवोलोमिक हाइपरनेट्रीमिया की। नंबर वन कंडीशन ये होगी। नंबर सेकंड वाली कंडीशन हमने देखी है यूवोलोमिक हाइपरनेट्रीमिया, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो यू वेलोमिक हाइपर नेट्रीमिया, नमक यानी अब ज़्यादा है। अब मैं देखो वॉल्यूम को उसके मिड में ले आ रहा हूँ, मतलब हमने दरमियान तक जो है ना इसका मोर और लेस पानी कर दिया, ना नक्को नक भरा है ना नीचे तक रहा है। अब देखो मोर और लेस ये दरमियान में, यार ये किधर से आ गया है, ये मैं खाऊंगा, तंग कर रहा मुझे। अच्छा, अब इसके नाम के ऊपर आपने नहीं जाना कभी भी, हमेशा ये नाम जो है ना इसका कंफ्यूज कर लेता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है,
जो लोग डायबिटीज़ इंस्पाइडस का शिकार हैं, ठीक है, डायबिटीज़ इंस्पाइडस का शिकार हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या हो सकता है, सेंट्रल डायबिटीज़ भी हो सकती है, या फिर हमारे पास क्या थी जी, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ भी थी, ठीक है, नेफ्रोजेनिक था। इसके अंदर बेसिकली क्या सेंट्रल में क्या हो सकता है जी, एडीएच जो है ना वो बना ही नहीं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वो बना ही नहीं है। यहाँ पे क्या जी, नेफ्रोजेनिक में बना तो है लेकिन एडीएच की रेजिस्टेंस हो गई है, वो उसके रिसेप्टर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो ये दो कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एक्सेसिवली वाटर लॉस होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी होना वाटर लॉस, यूवोलेमिक में इतना होगा कि वॉल्यूम आपको मोर और लेस नॉर्मल लेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हम इसको कंसीडर करते हैं। वो इसके नाम के ऊपर नहीं जाना है, नाम की जाओगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे। डायबिटीज़ इंस्पाइडस में यूवोलेमिक है, क्या है, पानी एक रेशो से हद से ज़्यादा निकल गया है, ठीक है। तो एक्सेसिव वाटर लॉस की वजह से एट दी एंड हमारे पास क्या होगा कि वही हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी, ठीक। अब मैं बताता हूँ नंबर थर्ड वाली कंडीशन। अब हमें वॉल्यूम भी ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो नक्को नाक इसको भर दिया मैंने, ठीक है, और हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी और ऐड कर दिया, ठीक है, ये गया। अब देखो नीचे बैठा हुआ है नमक, आपको नज़र आ रहा हो शायद कैमरे में, मेरा कैमरा फोकस कर सके तो यार इज्जत रख लेना कैमरा मेरा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना, देखो अब क्या है जी कंडीशन, हाइपर वोलोमिक, वॉल्यूम भी ज़्यादा है और नमक भी ज़्यादा है, हाइपर नेट्रीमिक, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ज़्यादा है। वजह क्या है, बॉडी ने सोडियम को भी अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया, इसकी जो है ना वो मोर रिटेंशन कर दी, वाटर रिटेंशन भी हमारे पास किसी वजह से ज़्यादा हो गया। जिन पेशेंट को सीकेडी, क्रोनिक रीनल डिजीज़ या क्रोनिक रीनल फेलियर है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, गुर्दे बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे। जो चीज़ बॉडी के अंदर एक दफ़ा आ गई, पेशाब में नहीं निकल रही, उनको पेशाब ही नहीं आ रहा। तो मेरी जान क्या है, बॉडी नक्को नक भरेगी कि नहीं भरेगी, हर चीज़ उसमें भरती जाएगी, भरती, यूरिया कैरेट भी इनका ख़राब हो जाता है। तो क्रोनिक रीनल फेलियर का केस पक्का पक्का। नंबर सेकंड पे जो लोग पारेंटरल न्यूट्रिशन के ऊपर हैं, मुकम्मल तौर पे आईवी ऊपर जो है ना वो चल रहे हैं, उनके अंदर, या फिर कोई भी लोग जो आईवी या ओरली किसी तरीके से साल्ट ले रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने साल्ट की खाया वहाँ पे पानी नहीं जज़ब हो गया, तो पानी भी वहाँ पे रिटेंशन हो गया यहाँ पे हमारे पास। अब इसके अंदर जो है ना वो ट्रीटमेंट क्या करनी है वो देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में मेरी जान आपने क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है वाटर डेफिसिट को, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोडियम मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉडी वाटर, ठीक है, टोटल बॉडी वाटर, जिस तरह हमने क्या कहते हैं, वेट इन किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 0.6 टोटल बॉडी वाटर हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है मतलब इसके अंदर जो सोडियम आपको आई है लैब्स के अंदर, वो इसके अंदर पुट कर दो, -40 डिवाइड, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट निकालोगे तो यही आपको जो है ना वो बता देगा। तो आप इससे वाटर डेफिसिट जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आपके पास जी, 60 kg की जो है ना वो खातून आई है ओपीडी में, उसको जी है डायबिटीज़ इंस्पाइडस है, ठीक है, और उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार, दुआ करो अल्लाह पाक हमें अच्छी सी कॉलोनी में घर दे, अभी भी अच्छा है लेकिन अच्छी सी कॉलोनी, ये जहाँ पे ये शोर वगैरह ना हो, तो फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ठीक है। तो वो कहता है टोटल टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है, उसका सोडियम का जो लेवल आपने लैब्स करवाई वो 155 है। तो आप इसके अंदर वाटर डेफिसिट कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे पुट कर दो 155 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 140, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने के जी की है, 60 kg की, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ठीक है। अब ये 0.6 फीमेल के लिए 0.5 किसी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली हमने 60% देखा, तो 0.6 ही आप लिखना, ज़्यादातर यही ठीक होता है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर देख लेना, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता। अब यहाँ पे आपने फ्लूइड ऑफ चॉइस, अगर किसी को हाइपरनेट्रीमिया है, ठीक है, तो इसके अंदर आप फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या करेंगे, नमक बहुत ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर मेरी जान 5% जो है ना वो मोस्टली डेक्सट्रोज जो है ना वो यूज़ करते हैं। आपने नमक को हर सूरत कंट्रोल करना है और 5% डेक्सट्रोज जो है ना मारना नहीं। अगर कंडीशन ये है कि हाइपोवोलीमिक वॉल्यूम उसका कम है और हाइपरनेट्रीमिया में नमक ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, उसका पानी सबसे पहले ठीक करना है ना, ठीक है। तो आप इसके अंदर एक तो 5% डेक्सट्रोज तो देंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद क्या देंगे, अगर तो पेशेंट वाइटली स्टेबल है, ठीक है, वाइटली स्टेबल है तो 5% एक्सट्रोज देंगे। अगर वो वाइटली स्टेबल नहीं है तो 0.9% आप क्या देंगे, आइसोटोनिक सेलाइन देंगे। रिमेंबर आइसोटोनिक, हाइपर है ऑलरेडी वो, तो अब यहाँ पे आइसोटोनिक सेलाइन देंगे अगर वो वाइटली अनस्टेबल है तो, ठीक है। तो इसके 0.5 0.9% ये देंगे। यूवोलेमिक में क्या है, यूवोलेमिक में मेरी जान क्या होगा, सेम वही
5% आपने डेक्सट्रोज, ठीक है। नमक को डेगना है हर सूरत, तो मैंने यूज नमक को डेगने के लिए डेक्सट्रोज, डी फॉर डेगना, डी फॉर डेक्सट्रोज देंगे। और इसके अंदर हमारे पास क्या यू बुलेमी का, तो हमने वॉल्यूम ज़्यादा कहीं ना हो जाए, यहाँ तो हमने वॉल्यूम ज़्यादा तो करना था, इस पर 0.9% दिया था, इसका हाफ कर दो यू बुलेमिंग में, 0.45% जो है ना नॉर्मल सलाइन NaCl जो है ना वापस कर देगा। अगर हाइपर वोलीमिक हाइपरनेट्रीमिया वॉल्यूम अब ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम को कंट्रोल करना है। वॉल्यूम को कम करने के लिए डायूरेटिक्स इस बंदे को दो, ताकि वो पेशाब से निकले उसका पानी ज़्यादा, फिर आप उसके अंदर 5% डेगने के लिए नमक को डेक्सट्रोज दे दो। क्या सही है कि नहीं है बताना, ठीक है। मुझे यार, मुझे नालायक को इतनी ही चीज़ें आती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और रिमेंबर, कभी भी इसको रैपिडली ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, स्लो 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 आपने नमक को ठीक करना है। अगर आपने रैपिड किया तो इसको न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस आपने इन्फ्यूजन हमेशा इसकी स्लो लगानी है, ताकि उसको न्यूरोलॉजिकल डैमेज, कोई सेरिबुलर एडिमा जो है ना वो ना क्रिएट हो जाए, ठीक। ये हमारे पास इतनी बातें होगी। तो अभी तक जो मैंने नमक के बारे में बातें डिस्कशन की है, एक हाइपो के बारे में ये 3 की हैं, एक हाइपर के बारे में ये 3 की है। या इसी तरह लिख लो, या एक चार्ट बना लो, इसके अंदर हाइपो यहाँ पे लिख लो, हाइपर यहाँ पे लिख लो, दोनों की अलग-अलग लिख लो, जिस तरह आपको ईज़ी लगे। मुझे इसी तरह ईज़ी लगा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। क्योंकि चार्ट बनाने में भी टाइम टेकिंग है, अगर यहाँ पे बनाता फिरूँगा ना, तो ऐसे खामखा टाइम ज़ाया होगा, और स्टूडेंट जो है ना फिर पता है नाराज़ हो जाया करते हैं। अब आते हैं जी हमारे केले के ऊपर। केला किस किस को पसंद है, थोड़ा सा मैं खा के देखूँ बाकी मीठा कि नहीं है। ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए, प्लीज़ आप अपना अपना हिस्सा ले लो, ठीक है। बाकी फिर शुरू करते हैं। ये ओके। हाइपरकलीमिया मतलब पोटाशियम लेवल केले के अंदर ही होता है ना, ठीक है। तो इसको बल्कि हम पास ही रख लेते हैं, ये न्यू केले को। मतलब पोटाशियम का लेवल हाइपर हो सकता है, हाइपो हो सकता है, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना यार पहले चार्ट के अंदर, ये वाली कंडीशन, पोटाशियम लेवल या हाइपर हो सकता है या हाइपो हो सकता है। चलो पहले हाइपर यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो है ना 5.5 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है ना, वो इसका यूनिट खुद आप लिख लेना, आप होता है इसका लेवल कंसिडर करती। अगर इससे सीरम पोटाशियम, ठीक है, वो ज़्यादा आ गया है 5.5 से, तो इसका मतलब अब वजूहत क्या हो सकती है क्लिनिकल फीचर में। जो हमारे पास वजूहत है, एक तो GIT जो है ना वो इन्वॉल्व है। क्या है, अगर किसी को नोज़िया या फिर वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या फिर किसी को इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ना, मतलब कि अगर किसी को हाइपरकलीमिया है, आप बंदे को देख के बता सकते हैं, तो उसके जो GIT के ऊपर सिम्टम्स आएंगे, एक तो उसको नोज़िया होगा, उल्टियाँ ऐसे बंदे को बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो मैंने याद है कलीम नामी लड़का जो है हाइपरकलीमिया का शिकार है, उसके अंदर क्या है पोटाशियम लेवल ज़्यादा है, तो उसको एक तो नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगी, फिर इंटेस्टाइनल जो हमारे पास कोलिक जो है ना वो हमारे पास GIT के अंदर इन्वॉल्व होगी। अलॉन्ग विद हमारे पास क्या होगा जी, जो मसल है उसके ऊपर क्या होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, हर चीज़ की ज़्यादा नुकसानदेह है, तो वो उसको वीक कर देगी, वीकनेस इन दी मसल्स होगा, ठीक है। अलॉन्ग विद फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ना, ये किस तरह ढीला ढाला सा जो है ना आप ये घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लो, जो केला ज़्यादा खाएगा उसका ये हाल होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। तो ये फ्लैसिड पैरालिसिस आपको मेरे केले आएगी याद एग्जाम के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। फिर दुआ दे के जानी है आपने, ठीक है। फिर हमारे पास होता है जी कार्डिक वजूहात। कार्डिक में क्या है, कार्डिक कंडक्शंस के अंदर अब नॉर्मेलिटीज आ जाएगी, ठीक है। एक तो वो कंडक्ट जो है ना वो दिल के मामलात सारे, उसकी कंडक्शन में अब नॉर्मेलिटीज़ है। फिर दिल जो है वो फड़फड़ाना शुरू कर देगा, ज़्यादा हो गया तो वो कार्डिक अरिथमिया का शिकार होगा, ठीक है। अलॉन्ग विद जो इसकी ECG चेंजेस है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और इसका बार बार MCQ है। हाइपर कलीमिया मतलब कलीम नामी है, वो हाइपर हो जाता है लड़का, ठीक है, कलीम हाइपर हो जाता है, तो उसके वो क्या है, लंबा सारा एक लड़का है जो हाइपर हो गया है। तो इसके अंदर मेरी जान आपने जो याद रखना है वो है टाल टेंटेड टी वेव, ठीक है। टाल मतलब मैंने कहा ना लंबा सारा कलीम लड़का जो हाइपर हो गया है, तो यहाँ से अब याद कर लो कि टाल टेंटेड टी वेव होगी। ये होता है P वेव, QRS, और ये टी वेव नॉर्मल इतनी होती है, तो ये टाल टेंटेड टी वेव, इस तरह आपको हाइपरकलीमिया का शिकार मिलेगी, ठीक है। बाकी जो इसकी P वेव है वो क्या होगी, बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगी, इसको मैं फ्लैट हम कर रहा हूँ। तो P वेव ये बिल्कुल लो होगी उसकी डेप्थ, या फिर बिल्कुल वो ना एब्सेंट हो जाती है, नॉर्मली एब्सेंट ही हम लिखते होते हैं, ठीक है। जो QRS कम्प्लेक्स है वो हमारे पास वाइडन हो जाएगा, ये देखो नॉर्मली छोटू सा आता है, लेकिन ये देखो कितना बड़ा आ रहा है QRS कम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारे पास QRS कम्प्लेक्स उसका वाइडन हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, PR इंटरवल भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड,
ठीक है। तो जब ये ज़्यादा देर तक होगा तो हमारे पास क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी, वेंट्रिकल फड़फड़ाना शुरू हो जाएगी और हमारे पास बंदा जो है ना वो कार्डिक अरेस्ट में चला जाएगा। तो कलीम नामी लंबा लड़का है, ठीक है, टाल टेंटेड है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसके फड़फड़ाना शुरू कर दिया था उसने, ठीक है, तो हमने उसको पकड़ के अरेस्ट कर दिया। तो ये मेरी कहानी है हाइपरकलीमिया के बारे में। फिर है मेरी जान, हाइपरकलीमिया के बाद हमारे पास नंबर सेकंड कंडीशन हाइपोकलीमिया। अब मतलब उसका जो पोटाशियम लेवल है वो लो हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं यही बता देता हूँ हाइपोकलीमिया के बारे में। हाइपोकैलीमिया, अब उसके जरिए मतलब वो जो हमारा लिमिट थी 5.5 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, इससे अगर कम हो गया है लेवल, ठीक है। अब वजूहात क्या हो सकती है, क्यों बॉडी से केले मतलब पोटाशियम का लेवल कम हो गया है। तो या तो किडनी के अंदर कोई एक्सक्रीशन के अंदर मसला है, ठीक है, किडनी ने हाथ से ज़्यादा टपाटप जो है ना वो गटर के अंदर निकाल दी है सारी चीज़ें। नंबर वन पे ये। नंबर सेकंड पे वो कोई ऐसी ड्रग यूज़ कर रहा है जो कि हमारे पास क्या है, पोटाशियम। नहीं, अभी एक मिनट ठहरो, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाइपरकलीमिया की काजेज़ तो अभी रह गई हैं, वो तो हाँ, मतलब हमारे पास क्या जी पोटाशियम, अभी इसको रहने दो एक मिनट। पोटाशियम का लेवल अभी ज़्यादा है, 5.5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये क्यों इतना ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है, हमने क्लिनिकल सिम्टम तो वजूहात इसकी रह ही गई हैं। वही मैं देख रहा हूँ यार, क्या गड़बड़ी किए जा रहे हो, केला खा के जी भी दिमाग ख़राब हो गया। हाइपरकलीमिया में जो है ना बेसिकली वजूहात क्या है, जो आपकी किडनी है, ठीक है, उसने एक्सक्रीट ही नहीं किया, ठीक है। तो कि जब एक्सक्रीट नहीं की तो बॉडी के अंदर क्या होगा, वो जमा होना शुरू हो के जो पोटाशियम जमा हो गया, ठीक है। तो पोटाशियम जो है ना वो किडनी ना होने की वजह से क्या हो गया जी, अब बॉडी के अंदर जमा हो गया है। तो ये इसको मैं यूँ करता हूँ, इसको हम जी छील के ये बॉडी के अंदर रख देते हैं। तो ये जी हमारा एक पोटाशियम आ गया, ये हमारा दूसरा पोटाशियम आ गया, ठीक है, और इसी तरह हमारा ये पूरा पोटाशियम आ गया। ये हमारे पास जी है हाइपरकलीमिया का शिकार। क्यों? बॉडी ने निकाला नहीं, उसके गुर्दे ही काम नहीं कर रहे, तो क्या अकेलो-अकेली ही हो गया उसका जिस्म। तो ये अब होपफुली अब होगा। तो किडनी में मसला है, ठीक है, या फिर वो ऐसी ड्रग खा रहा है कि जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, आपने नाम सुना होगा स्पाइरेनोलैक्टोन का। वो क्या करता है, पानी-शानी हर चीज़ निकाल देता है, लेकिन पोटाशियम को कहता है तुमने नहीं जाना मेरी जान, तुम तो मेरे पास ही मेरी अनारकली रही होगी, ठीक है। तो वो स्पाइरेनोलैक्टोन को स्पेयर कर लेता है कौन? पोटाशियम को स्पेयर कर लेता है स्पाइरेनोलैक्टोन, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास ये वाली कंडीशन हो जाएगी। पोटाशियम जिस्म के अंदर, आप ये बाउल को जिस्म समझ लो और ये ऊपर केले सारे पोटाशियम उसके ऊपर आ गए हैं, ठीक है। स्पाइरोलैक्टोन इतना बचा लिया कि पोटाशियम, या फिर वो कोई एस इनहिबिटर्स ले रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ले रहा है, या फिर वो एनसेड्स ले रहा है, तो इसके अंदर भी देखा गया, या फिर कोई भी और वजूहत है, पोटाशियम रिटेंशन हो गई, तो या फिर, ठीक है। एक और लिखी हुई है कंडीशन जो बुक के अंदर अमूमन नहीं लिखी हुई, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा RTA, मतलब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, RTA का केस है, एक आपको मैं बताता हूँ। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है, RTA4 अगर आप लिखे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 4, इसके अंदर या तो एल्डोस्टेरोन हमारे पास है ही नहीं, या है तो उसकी इनसेंसिटिविटी हो गई है, तो ट्यूबुलर के अंदर एसिडोसिस हो गई है। एल्डोस्टेरोन जो नमक को पकड़ के रख रहा है वो है ही नहीं, या फिर उसकी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या होगा। नॉर्मली एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, नॉर्मली था कि वो नमक को रोकता था, ठीक है, और नमक को रोक के किसके एक्सचेंज के साथ करता था, वो नमक को अंदर जज़ब कर लेता था और पोटाशियम को बाहर निकाल के मारता था, किसके अंदर, ये मैं बना रहा हूँ गटर, मतलब कि पेशाब के अंदर पोटाशियम को निकाल दिया करता था। ये था एल्डोस्टेरोन का। जब एल्डोस्टेरोन ही नहीं होगा तो पोटाशियम जो एक्सचेंज ही नहीं हुआ, तो पोटाशियम बॉडी के अंदर ही रह गया, तो नमक जो है ना वो खुद बाहर चला गया गटर के अंदर, तो क्या होगा, पोटाशियम रिटेंशन होगी बॉडी के अंदर, किस केस के अंदर, RTA4 के अंदर। एल्डोस्टेरोन है ही नहीं, तो सारा पोटाशियम जो एक्सचेंज होकर बाहर जाना था वो एक्सचेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पे जो पंप होते हैं एक्सचेंजर, ठीक है, तो वो एक्सचेंज होकर बाहर ही नहीं है, सिंपलेस्ट वर्ड में मैं बता रहा हूँ। तो सारे का सारा सोडियम बाहर निकल गया, पोटाशियम वहीं पे रह गया मेरी जान। हमने एक्चुअल में सोडियम को जज़ब करना था, वो नहीं हुआ, तुम्हारे पास कहानी वो सारी उल्टी होगी। या फिर हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास हाइपरकैलीमिया, मतलब पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कौन सी कंडीशन है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास नॉर्मली जो है ना वो पोटाशियम सेल के अंदर रहता है, ठीक है। सेल से कोई ऐसी वजूहत हुई कि सेल से ही बाहर आ जाए अगर, तो वो सीरम के अंदर ज़्यादा होगा, सीरम में ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरकैलीमिया होगा। तो सेल से जो है ना वो सारे का सारा जो है ना बॉडी के सेल से बाहर आ गया है पोटाशियम साहब, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है,
जिन लोगों को टिश्यू की कोई इंजरी हुई हो, ठीक है, तो इसके अंदर होगा। अब यहाँ पे क्या है, रैबिडोमायोलाइसिस, ठीक है, या फिर मायोग्लोबिनोयूरिया, ठीक है, हुआ हो, या किसी को इंसुलिन ही ना लगाई हो, ठीक है, तो इंसुलिन डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, कुछ करके बाहर आ जाता है पोटाशियम सारे का सारा बाहर, ठीक है। या फिर किसी को एसिडोसिस हुआ, जब एसिडोसिस होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी कहती है दफ़ा हो जाओ मेरे अंदर से, पोटाशियम को कहती है दफ़ा हो जाओ, बाहर निकाल, ठीक है। तो पोटाशियम जब बाहर आता है तो वो क्या आता है, सारा सीरम के अंदर आ जाता है, तो सीरम में हमारे पास क्या करवाएगा, हाइपरकैलेमिया करवा देगा, सेल से हमेशा आपने बाहर निकलवा देना है, ठीक है। या फिर वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स लेने की वजह से हमारे पास ये सारा होगा। या फिर वो डिजिटलिस्ट कोई कार्डिक जो है ना मेडिसिन वो ले रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारी की सारी कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, एक बात आपने याद रखनी, जब भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो पोटाशियम बाहर आएगा, एसिडोसिस हो पोटाशियम बाहर आएगा। अब इसी का मैं अगर उल्ट कर दूं, इसको मैंने ठीक करना हो तो क्या करूँगा, बाहर से इंसुलिन दे दूं, एसिडोसिस की जगह उसकी अल्कलोसिस करवा दूं, बीटा ब्लॉकर्स की जगह बीटा एगोनिस्ट दे दूं, तो ये सारा वापस एक्सेप्ट कर लेगा सेल के, नहीं कर लेगा, उसकी हाइपरनेट्रीमिया वाली स्टेट ठीक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट मान रहा है कि नहीं मान रहा, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करते हैं सेवेरिटी और डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर तो इसका लेवल नॉर्मल 5.5 है, ये अगर 7.5 से भी अबव चला गया तो इसका मतलब ये एक्यूट हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जब भी हाइपरकैलेमिया होता है। मोस्टली ये जो डायलिसिस के पेशेंट है, दिल के आर्जे की वजह से मर जाते हैं, उनमें यही होता है कि उनके अंदर कार्डिक टॉक्सिसिटी हो जाती है हाइपरकैलेमिया की वजह से। तो ये सीधा जाके मेरी जान, इसी वजह से जो जो दिल के मराज होते हैं उनके कहते हैं तुमने केला नहीं खाना, हाइपरकैलेमिया से उसको बचाना होता है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में कोई दिल का अमराज है इस तरह का, तो उसको केला खाने से मना किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है, तो कार्डिक टॉक्सिसिटी हो सकती है मेरी जान इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना इसका एक, अगर ये तो है सिंपल में बता दिया। इलाज में ट्रीटमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में आप उसका जो कैल्शियम आईवी जो है ना, वो कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो, ठीक है। वो कितनी दे रही है, 10 ml, ठीक है, आईवी दे रही है ओवर 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर दे सकते हो 2 मिनट, सॉरी, और कह रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, 2 आवर लग गए तो फिर तो बंदा अल्लाह के पास टाइमली पहुँच जाएगा ना, ठीक है। कुछ ऐसा करो कि सेल में वो वापस चला जाए, तो इसी को आप रिपीट कर दो। इंसुलिन डेफिशिएंसी है, आप मेरी जान इंसुलिन को उसको बाहर से इन्फ्यूज़ करवा दो, इंसुलिन उसको लगा दो, ठीक है। फिर उसको अगर बीटा ब्लॉकर्स की वजह से तो आप बाहर से बीटा एगोनिस्ट दे दो, ठीक है। तो बीटा एगोनिस्ट जो है ना वो इसको दे दो। फिर सोडियम बाइक कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया, साथ में आप सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना वो आप इसको दे दोगे, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दोगे। तो अब बाकी जो है ना एक्सक्रीशन के लिए मज़ीद अगर एक्सक्रीशन निकालनी है तो आपने ऐसी ड्रग देनी है जो पोटाशियम स्पेयरिंग ना हो, ठीक है, जो हमारे पास पोटाशियम की बल्कि एक्सक्रीशन करवाएं, तो ऐसी ड्रग देनी जो एक्सक्रीशन हमारे पास करवाएं, ठीक। तो आपने इसके अंदर एक तो वो पोटाशियम स्पेयरिंग वाले रोक देने हैं, ठीक है, और आपने आईवी फ्रुसिनामाइड जो है ना वो आप इसके अंदर दे दोगे, ठीक है। फ्रुसिनामाइड वो क्या करेगा, फुर करके हर चीज़ ना फुर करके निकाल देगा जिस्म से पोटाशियम को, ठीक है। साथ में आप आयन एक्सचेंजर जो है ना वो रेजेंस दे दोगे। अगर नहीं हो रहा था फिर सिंपल सी बात है, डायलिसिस करवा के डायलिसिस कर दोगे तो पोटाशियम यूँ चुटकियों में मशीन इसको निकाल के परे मारेगी, तुम किस केस की मूली हो मेरे सामने, ठीक है। तो ये था अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ हाइपरकैलेमिया के बारे में जितनी बातें इतनी एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। फिर है जी हमारे पास नंबर सेकंड पे हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया का मैं बता देता हूँ, अगर हमारा लेवल कितना कम हो, ठीक है, हाइपोकैलेमिया कब हम कहेंगे, हाँ नॉर्मल हमारे पास 5.5 था मिली ऑस्मोल, अगर वो 3.5 से गिर गया है ना, ठीक है, 4 तक तो रेंज हम नॉर्मली ही कंसीडर करते हैं, अगर 3.5 से कम गिर गया है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो जीआईटी के ऊपर है ना वो मोबिलिटी सारी की सारी जो है ना वो हमारे पास मेरी जान लॉस हो जाएगी, जीआईटी मोबिलिटी लॉस हो जाएगी। पैरालिसिस जो है ना वो हमारे पास इलियस की हो जाएगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है ना, ठीक है, वो हमारे पास देखी जाएगी, ठीक है। जब देखो ना इंटेस्टाइन ने वर्क ही नहीं करना, जो रोटी खाएगा वो यहीं पे फंसी रहेगी, तो उसको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है। एब्डोमिनल उसकी पैरालिसिस हुई है तो उसकी कॉन्स्टिपेशन हुई, जब कॉन्स्टिपेशन हुई है तो सारा फुजला यहाँ पे पेट में जमा होता होता एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गई है, ठीक है। तो ये आप इसके जरिए लिख सकते हैं कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, पैरालिटिक एलियासिस, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, जब उसने जो है ना पोटाशियम का लेवल बहुत कम हो गया, तो कौन सी कंडीशन है, हाइपर वाली तो ये थी। अब इसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक एक करके केला सारा निकाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब एम टावा टावा सा जो है ना ये पोटाशियम सिर्फ रह गया ना होने के बराबर, तो ये है हाइपोकैलेमिया वाली, 3.5 से भी कम रह गया है, ठीक है।
तो इसके अंदर मेरी जान हमारे पास ये सारी की सारी कंडीशन होगी। बंदे को साथ में क्या होगा, असेंडिंग जो है ना वो पैरालिसिस भी हमारे पास देखा गया है। ठीक है, तो इसके जो कार्डिक के ऊपर है ना, दिल के ऊपर, वहाँ पे क्या था, टाल टेंटेड टी वेव थी हाइपरकलीमिया का, मैंने जो बताया है। ठीक है, उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला देखो, हाइपर में क्लीम नामी लड़का हाइपर हो जाता है, लंबा होता है। ठीक है, टाल टेंटेड है, पी वेव एब्सेंट है, क्यू आर एस वो बाकी प्रोलॉन्ग्ड थे। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका है कार्डिक में, इसमें एक तो एक्टोपिक बीट्स जो है ना मिलेगी, अजीब गरीब किस्म की जो है ना वो बीट्स आपको एकदम मिल जाती हैं। नंबर सेकंड पे ईसीजी के ऊपर जो चेंजेस हैं वो आपने कैसे देख लिया, जो टी वेव है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, वहां पे था टाल टेंटेड टी वेव था यहाँ पे। ठीक है, हाइपर में, हाइपो में क्या है, हर चीज़ गिरा देनी है आपने। ठीक है, तो टी वेव आपकी एक तो मेरी जान फ्लैट हो जानी है, फ्लैटेड हो जानी है, और उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आएगी, यू वेव आ जाएगी। तो हर चीज़ गिरानी है, तो पी वेव क्यू आर एस और ये टी वेव फ्लैट, और उसके बाद हमारे पास ये यू वेव हाइपो। तो नाम भी यार नॉर्मल लाइन से नीचे जा रहा है, तो हाइपो में मतलब यू वेव आपको जो है ना वो किसके अंदर मिल रही है, हाइपोकलीमिया के अंदर। हाइपो में आ रहा है, वाई आ रहा है, तो वाई क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहीं से याद कर लो हाइपोकलीमिया में यू वेव, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपके साथ में जो एस टी है ना, वहाँ पे क्या था, एस टी सेगमेंट जो है ना वो यहाँ पे हमने देखा था, क्यू आर एस कम्प्लेक्स वाइडर था, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग था, लेकिन यहाँ जो एस टी सेगमेंट है ना वो बेसिकली जो है ना वो हाइपोकलीमिया में डिप्रेस हो जाएगा, तो एस टी सेगमेंट डिप्रेशन जो है वो हमारे पास देखी गई। ठीक है, तो इसकी जो है ना वो फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट को एक तो पैरास्थीसिया होगा, हाइपोटेंशन होगी, पल्स उसकी बिल्कुल लॉस हो जाएगी। ठीक है, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये जिस तरह ये है ना ढीला ढाला सा हर चीज़ लॉस करके बैठा हुआ है अपनी पैरास्थीसिया की कंडीशन में, तो आपको ये अब केला जो है ना मेरी याद दिलाएगा। ठीक है, अब नंबर सेकंड पे कंडीशन क्या हो सकती है, हमने ऊपर डिस्कशन की कि वो सेल से बाहर आ रहा था पोटाशियम, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हाइपरकलीमिया हो रहा था। ठीक है, हाइपरकलीमिया का सेल से बाहर आकर सीरम के अंदर सारा आ रहा था। अब इसमें क्या होगा, हम पोटाशियम सेल के अंदर सारा चला गया है। ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, यहाँ पे जो सीरम का पोटाशियम था जो मेंटेन कर रहे थे वो सारा सेल ने अपने पास रख लिया, कॉल मी इन। ठीक है, अंदर ले आया, कहता बेबी तुम मेरे पास आ जाओ अंदर। ठीक है, तो जब ये पोटाशियम सारा अंदर चला गया तो सीरम का क्या होगा, लॉ होगा। तो ये किस कंडीशन में होता है, हाइपर हो रहा था हमारे पास मेरी जान एसिडोसिस में, अगर मैं अल्कलोसिस करवा दूँ तो हाइपो में ले जाऊँगा उसे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट कार्य, अब कोई आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक चीज़ याद करो दूसरी में। तो अगर पेशेंट को एल्कलोसिस होगा तो हमारे पास सारा पोटाशियम सेल के अंदर जाएगा, कहते हैं आजा आजा अल्कलोसिस, आजा आजा मेरी जान आ जा अंदर। ठीक है, अल्कलोसिस वो सारा अंदर बुला लेगा। सॉरी फॉर माई निमोनिक, लेकिन मैं किसी को नहीं कह रहा, ये ना बाद में लोग यार माइंड कर जाती हैं कि मेरी जान किसको कह रहे हैं, बहुत बहुत होते हैं। ठीक है, एल्कलोसिस में अंदर आ जा। ठीक है, फिर अगर किसी को हमने कहा था कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, या फिर SABA, या फिर इसके अंदर यूँ कह लें कि GIT से पोटाशियम जो है ना वो लॉस हो गया है, किसी भी वोमिटिंग के अंदर जब उसने वोमिट किया तो उसने सारा केला भी बाहर निकाल दिया, तो वोमिटिंग के अंदर हो सकता है। या किसी आपने NG जो है ना एस्पिरेशन, नाक से ट्यूब डाल के उसके सारा गंद शंद निकाला है मैदे से, तो साथ में उसको हाइपोकलीमिया हो गया। ठीक है, या फिर उसको डायरिया है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा ट्यूमर है जिस तरह एडिनोमा हो गया, ठीक है, उस केसेस में देखा गया, या बावल ऑब्स्ट्रक्शन या फिस्टुला के केसेस में देखा गया, हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोकलीमिया हो जाया करता है। ठीक है, तो रीनल लॉस में अगर कोई थायजाइड या यूरेटिक्स ले रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, पोटाशियम हद से ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो अभी तक जो MCQ आपको नहीं भूलना चाहिए, जो एसिडोसिस वाला है कंडीशन, वो क्या करती थी, वो सेल से पोटाशियम को बाहर निकाल दिया करती थी और करवाती थी हाइपरकेलीमिया। ठीक है, जो एल्कलोसिस है वो कहती है मेरी जान अंदर आ जाओ, पोटाशियम को अंदर लेके सीरम के अंदर पोटाशियम लेवल कम, हाइपोकलीमिया का शिकार करवाती है। तो ये MCQ अगर ना आया तो मुझे आकर पकड़ लेना। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैग्नीशियम का लेवल। तो मैग्नीशियम के लिए अमूमन ये ओट्स, नट्स और बीन्स वगैरह में होता है, तो अभी मैं ये उठा के ले आया हूँ ताकि थोड़ा सा बंदे को ना आइडिया हो जाए। ठीक है, हाइपोमैग्नीसीमिया या हाइपर मैग्नीसीमिया, ये हम देख लेते हैं अभी जल्दी से जो है ना, ताकि हमारे पास इसकी जो है ना वो कुछ नाव हाव हो जाए। ठीक है, तो मैग्नीशियम में इसको अलग से एक ना बड़े पेज पे करते हैं। जो नॉर्मली इसका है ना वो थोड़ा सा लेवल ही होता है, 0.65 से 1.05 मिली ऑस्मोल पर लीटर, या फिर अगर मिली इक्विवेलेंट में करना है तो 1.3 से 2.1 जो है ना, इतना मोर लेस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है,
इसको फिर रहने दो, मैं ये बस ये, अगर इससे कम होगा तो हाइपोमैग्नीसीमिया, अगर इससे ज़्यादा तो हाइपर मैग्नीसीमिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉरी, हाइपोमैग्नीसीमिया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइपर मैग्नीसीमिया। ठीक है, मैग्नीसीमिया। अच्छा, जो हाइपो वाला होता है ना, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मैग्नीशियम लेवल है वो हमारे पास कम है। ठीक है, जब मैग्नीशियम लेवल कम होगा अलोंग विद हाइपोकलीमिया भी हो जाएगा, मतलब पोटाशियम लेवल भी जो है ना वो कम होगा, हाइपोकलीमिया। मतलब ये वाली एक कंडीशन है, एक उसके अंदर पोटाशियम भी कम है और उसके अंदर साथ में मैग्नीशियम भी कम है। चलो ये एक मैं मैग्नीशियम का ये एक दाना डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीशियम है, ये हमारे पास पोटाशियम है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हाइपोकेलीमिया वाली सिम्टम्स है वही आप यहाँ पे भी इसका मतलब है लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोकेलीमिया के अंदर आपने जो है क्या क्या लिखा था, ज़रा उसको याद कर लो। तो हमने ये कहा था हर चीज़ ढीली डाली, abdominal डिस्टेंशियर, पैरालिटिक इलियास, हाइपोक्लीमिया में था ना, हर चीज़ मैंने केला दिखाया था, हाइपो में ये किस तरह ढीला ढाला पड़ा हुआ है, हर चीज़ छोड़ छाड़ के, असेंडिंग पैरालिसिस और ये। ठीक है, ये सारे एक तो लिख के अलॉन्ग विद हम टाइम बचा रहे हैं, इसके साथ आप लिख दो कि टेटनी हो सकती है। ठीक है, अलॉन्ग विद आप इसके साथ लिखते हो एरिथमिया। ठीक है, और साथ में आप सीयर्स जो है ना वो सारे के सारे लिखते हैं। ठीक है, अब मोस्टली वजूहात क्या है, काजेज़ क्या है, उसको मैग्नीशियम खाने को नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिलती, स्टारवेशन का बेचारा शिकार है। अपने रब का शुक्र अदा किया करो, अगर तुम लोग डेली खाना खाते हो ना, स्टारवेशन नहीं है तो फिर बड़ी लाकी है। अगर वो पार एंट्रल न्यूट्रिशन के ऊपर है, मतलब कि सालों साल से जो है ना वो पार एंट्रल न्यूट्रिशन उसकी चल रही है, तो ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, या फिर हमारे पास जीआईटी के अंदर उसको डायरिया है, तो डायरिया में लॉस होगी चीज़ें। ठीक है, गटर में चली गई है। ठीक है, रीनल सिस्टम जो है ना वो उसका ख़राब है, हद से ज़्यादा एक्सक्रीट करी, या मैग्नीशियम लॉस उसने बहुत ज़्यादा करवा दिया, या कोई ऐसी डायूरेटिक्स ले रहा है जो मैग्नीशियम को निकाल दे रही है, शराबी है, अल्कोहलिक है। ठीक है, फिर कहाँ कहीं पे समझ रहा ना है, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग ये अमूमन चल जाया करती है मेडिसिन में, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो आप इसकी ट्रीटमेंट में क्या करो, तो बाहर से ओरल मैग्नीशियम जो है ना वो उसको खिला दो चुप करके। ठीक है, बाहर से उसको जो है ना एक, जहाँ भी यहाँ इतने एक दाना मिल रहा है, आप इसको कोई ये पैकेट पकड़ो और अच्छे से खाओ यार मैग्नीशियम। ठीक है, उसकी भूख तो मिटाओ ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, आपके जो है ना मैग्नीशियम सारी ठीक हो जाएगी। ईजी, कोई मसला है। हाइपर मैग्नीसीमिया का देख लो, ये है जी हद से ज़्यादा हाइपर मैग्नीसीमिया। तो इसके अंदर हर चीज़ को ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ आ जाए तो वो काम ख़राब करती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये चीज़ क्या करेगी, बंदे को ही पकड़ के डिप्रेस कर देगी। ठीक है, एक बंदे को हाइपोटेंशन हो जाएगी। ठीक है, यूँ समझ लें उसने ये लोबिया ज़्यादा खा के ना टुन हो गया वो। ठीक है, सो गया है, उसने हर चीज़ जो है वो हाइपोटेंशन का काज करवा देगा। ठीक है, साथ में एक ब्रेडिकार्डिया, दिल जो है ना वो बिल्कुल काम छोड़ देगा। ठीक है, उसका कॉन्शियस लेवल जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगी, सांस उसका बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगा, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन आप लिख दें। ठीक है, साथ में हार्ट के ऊपर डिप्रेशन लिख दें, सिंपल सी बात है। ठीक है, वजूहत क्या हैं, कोई भी हमारे पास रीनल फेलियर है वो आया कि एक्यूट हो जाए, या फिर हमारे पास वो कोई भी क्रोनिक रीनल फेलियर है तो हाइपोमैग्नीसीमिया करवा देगा। ठीक है, हाइपर मैग्नीसीमिया। ठीक है, क्योंकि किडनी अब वो जो निकालनी थी मैग्नीशियम वो निकाल नहीं पा रहा, तो सारी बॉडी के अंदर ही जमा हो रही है, यही बात है कि। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या हो सकता है, अगर वो बहुत ज़्यादा एसिड यूज़ कर रहा है। ठीक है, या फिर वो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ट्रीटमेंट इसकी क्या करेगी आप तो उसको एक तो कहो कि ये जो तुमने रखा हुआ है ना इतना बड़ा थैला, ये उससे पकड़वा लो, आपको ये मुझे दे दो, तुमने आइंदा से बाद ये नहीं खाना। ठीक है, तो आप एक तो उसकी मैग्नीशियम इंटेक जो है ना वो रोक दो। ठीक है, बाकी साथ में क्या करो, उसको लूप डायूरेटिक्स दे दो। तो लूप डायूरेटिक्स दोगे ना तो वो क्या करेगी, फुर्र करके सारा गटर में निकाल देगी पेशाब के थ्रू, तो गटर में आपने फेंकनी है ये मैग्नीशियम को, एक्सेसिव जो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप ना हाइपर मैग्नीशियम के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हो, या फिर अगर रिफ्रैक्टिव है तो फिर एट दी एंड हाइपर को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो, जितनी भी हाइपर वाली चीज़ें हैं ना वो आप इसको कंट्रोल करने के डायलिसिस करवा दिया करना बस। ये हमारे पास डायलिसिस मशीन क्या करती है, उसको ठीक कर लेती है। तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ ये भी हो गया। लास्ट पे रह गया जी एबीजीज़। तो एबीजीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, इसकी ये मैं वीडियो जो आपको दिखाई है मेरे चैनल पे जाना। ठीक है, रिस्पायरेटरी वाली जो मैंने 1 आवर वाली वीडियो बनाई है ना उसके अंदर मैंने ऐड कर दी है एबीजीज़, जिसमें आर्टीरियल ब्लड गैसेज वाला सारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सारी निमोनिक्स और ट्रिक के साथ जो है ना मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वो अगर कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे एक छोटू सा कंसेप्ट दे देता हूँ। ठीक है, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है हमें। ठीक है, एक होता है हमारे पास एबीजीज में जो आपको चीज़ चाहिए है ना, एक आपने देखना है जी पीएच को,
ठीक है, नॉर्मल कितनी होती है 7.35 से 7.45, एक ये देख लेनी है। नंबर सेकंड में जहाँ भी CO2 का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एसिड है बस। ठीक है, और इसका लेवल नॉर्मली जो है ना वो 35 से 45 जो है ना हमारे पास होता है। ठीक, फिर हमारे पास होता है बाइकार्बोनेट, जहाँ पे भी बाइकार्बोनेट आ जाए इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इसका लेवल जो है ना 22 से 26 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है ना मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ठीक है, अब पीएच मैंने ये बताई है ना, अगर तो ये 7.35 से कम होगी तो ये क्या मतलब है, बेसिकली हमारे पास एसिडोसिस की बंदर बंदर जा रहा है। ठीक है, अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो ये मतलब क्या है, अब ये अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। यही बात हमने की। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की वैल्यूज़ जो है ना वो हमने देखनी होती हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर किसी भी वजूहात की वजह से, ठीक है, इसका क्या मतलब है, बंदा जो है ना वो एसिडोसिस के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने सारी वीडियो के अंदर बता दी है निमोनिक के साथ। अगर हाइड्रोजन आयन हमारे पास कम हो रहा है ना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि बंदा जो है ना वो हमारे पास एल्कलोसिस के अंदर जो है ना वो हमारे पास जा रहा है। ये बात होगी। फिर कब हम उसको कहेंगे रिस्पायरेटरी, कब हम कहेंगे उसको एल्कलोसिस। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। रिस्पायरेटरी के अंदर हमने अगर देखना है कि CO2 का लेवल, ठीक है, मैंने कहा CO2 का मतलब एसिड है। अगर बॉडी में CO2 का लेवल ज़्यादा होता जा रहा है तो बॉडी किसकी तरफ जाएगी, एसिडोसिस की तरफ। चाह सही कि नहीं है, ठीक है, तो बॉडी हमारे पास एसिडोसिस की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब है, 45 मिली इक्विवेलेंट से हमारे पास ज़्यादा जो है ना वो बॉडी के अंदर CO2 बढ़ गई है। ठीक है, 45 से भी कई गुना बढ़ गई। फिर अगर इसी CO2 का लेवल मैं कम कर दूं, ठीक है, कम करेंगे तो इसका क्या मतलब है, बॉडी एल्कलोसिस में जा रही है, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी हमारे पास एल्कलोसिस के अंदर चली जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो नॉर्मल रेंज थी 35, ठीक है, लोएस्ट, उससे भी हमारे पास नीचे CO2 का लेवल गिर गया है। फिर बाइकार्बोनेट का, ठीक है, हम देख लेते हैं। जहाँ पे बाइकार्बोनेट का आएगा ये हमारे साथ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो सकता है या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। अब अगर आपने मेटाबॉलिक देखना है ना, तो मेटाबॉलिक के लिए आप हमेशा बाइकार्बोनेट आयन को अपनी दिमाग में लाएंगे। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन का नॉर्मल लेवल 22 से 26 था। ठीक है, अब अगर बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा होगा तो इसका क्या मतलब है, बॉडी के अंदर एल्कलोसिस हो रही है। वो कौन सी होगी, मेटाबॉलिक हमारे पास एल्कलोसिस होगी अगर इसका लेवल 26 से भी बढ़ गया है। ठीक है, 26 से अबव हो गया। लेकिन अगर इसका लेवल जो है ना वो हमारे पास बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो रहा है जिसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो वो कितना कम होगा, अगर वो 22 से भी नीचे गिर गया है तो हमारे पास ये, अगर ये आपने तवीज़ घोल के पी लिया है ना, तो मेरी जान आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसको मैंने सिनेरियो के साथ जो जनरल सर्जरी की वीडियो है उसके अंदर मैंने सारा बता दिया है। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे टाइम ज़ाया करना, मेरे गले की भी दवाई हो जानी है और आपकी भी जो है ना वो दिमाग ख़राब हो जाना है। ठीक है, तो इसको जो है ना वो आप प्लीज़ वो वीडियो जो है ना 35 मिनट की, 30 मिनट की 2 वीडियो अगर वो लगा लोगे तो इंशाल्लाह कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। एक सिनेरियो डिस्कशन करते थे, लेट्स सपोज हम कोई भी एक रैंडम वैल्यू लेते, पीएच अगर किसी की है जी 7.48, ठीक है, मैं कहता हूँ CO2 उसकी है जी 40, ठीक है, और बाइकार्बोनेट मैं कहता हूँ कि उसका है कितना, 32। ठीक है, तो आप इस बताओ बंदे को क्या है, पीएच कितनी जा रही है, 7.48, ज़्यादा जा रही है। नंबर 1 पे ये क्या चीज़ आ रही है, एल्कलोसिस। जब भी क्वेश्चन है ना इस तरह वैल्यू लिख के ना आप हर एक चीज़ को अलग लिख लिया करो। तो पीएच के ज़रिए मुझे पता चल गया कि बंदे को क्या हो रही है, एल्कलोसिस। CO2 मैंने कहा जहाँ पे आएगा वो एसिड या एल्कली। ठीक है, CO2 का लेवल 40 है, नॉर्मल हमारे पास 35 से 45 है, तो CO2 ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, तो इसके ज़रिए हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। बाइकार्बोनेट देख लो, बाइकार्बोनेट का लेवल 32 है, तो मतलब ये 26 से भी बढ़ गया है, तो जितना ज़्यादा होगा वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसका क्या मतलब है, ये मेटाबॉलिक कंडीशन है और ये हमारे पास एल्कलोसिस की मेटाबॉलिक कंडीशन है। ठीक है, क्या सही है नहीं है ये बताना। तो ये हमने जो अब ये तो थे सिंपल सिनेरियो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक। एक में होता है कंपनसेशन। ठीक है, जब भी किसी को मैं आपको एक बात बता देता हूँ एंड पे, बस लास्ट 2-3 बातें हैं। जब भी किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, ठीक है, या एल्कलोसिस हो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप किस चीज़ को देखेंगे, उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर मेटाबॉलिक की वजह से हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा, या वो हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन में जाएगा या फिर हमारे पास हाइपो वेंटिलेशन के अंदर वो जाएगा। अगर एसिडोसिस है तो इसको मतलब CO2 ज़्यादा है तो बंदा हाइपर वेंटिलेट करेगा ताकि CO2 इन्वायरमेंट में बाहर निकाले, क्योंकि मैंने कहा था CO2 का मतलब क्या होता है, CO2 का मतलब मैंने यहाँ पे बताया एसिड है। अगर वो हाइपर वेंटिलेट करेगा इसका मतलब अपनी जिस्म से एसिड निकाल रहा है,
मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो हमने उसको कंपनसेट कैसे करना है, CO2 निकाल के, तो रिस्पायरेटरी कंपनसेशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। सेम गोल अगर इसका मैं अपोजिट कर दूं, अगर किसी को रिस्पायरेटरी जो है ना, वो हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कौन सी चीज़ एक्टिवेट होगी? उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम की वजह से अगर कोई ये वजूहत हुई तो उसका मेटाबॉलिक सिस्टम, ठीक है, मतलब कि उसके गुर्दे, ठीक है, वो किडनी वगैरह जो है ना वो बेसिकली एक्टिवेट होंगे। वो क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन को देखेंगे आया कि उसको एल्कलोसिस है या एसिडोसिस है, ठीक है। तो अगर तो एसिडोसिस है तो इसका मतलब है हमने बाइकार्बोनेट आयन की रेगुलेशन करवा के उसको जो है ना वो ठीक कर लेना है। मतलब उसके अंदर अगर CO2 ज़्यादा है, ठीक है, रिस्पायरेटरी में CO2 ज़्यादा है तो मतलब क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ऐसी बात है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, सॉरी RR लिखना है ना, ठीक है, ये तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, तो उसके लिए हमने इसको अब एसिडोसिस को कम करना है तो हम क्या करेंगे, ये किडनी क्या करेगी, इसको रिजर्व कर लेगी बाइकार्बोनेट को, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना अल्कलोसिस की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इन रिस्पायरेटरी एसिडोसिस किडनी क्या करेगी, HCO3 नेगेटिव को अपने अंदर जज़ब करेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस हो गया, तो बॉडी क्या करेगी, किडनी उसकी उसको निकालना शुरू कर देगी गटर में। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। मैंने उस वीडियोज़ में बताया हुआ है, मैं तो इसके एंड पे लगा भी दूंगा इस वीडियो के, ठीक है। तो कोशिश करना वो देख लेना, तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये थी जी आज की वीडियो, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि मुझे शायद ये चैप्टर नहीं आता। ठीक है यार, नालायक सा हूँ, लेकिन दिल पे लगती हैं ये बातें, ना किया करें, ठीक है। जितना बंदा ने चीज़ को आता, मैं कोई खुद को गुरु या इस तरह नहीं कहता, खुद जितना अपने टीचर से सीखा है आपके साथ शेयर कर दिया करता हूँ, ठीक है। गलती हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको कमेंट हमेशा पिन कर दिया करता हूँ। जिन लोगों ने कुछ पास्ट जो मैंने नगट्स बताए थे उनमें से एक आध MCQ जिनको अच्छा लगा कि ये ठीक हो सकता है, ठीक है, उन्होंने मुझे उसकी रीज़न के साथ बताया, मैंने उनका कमेंट पिन किया। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो है ना मिल-जुल के करें। पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना वो मोस्टली अगर कोई ग्रो कर रहा हो तो उसको सपोर्ट नहीं करते। अब मैं ये कहूँगा ना कि यार इस चैनल को शेयर कर दो या वीडियो को शेयर कर दो, कोई नहीं करेगा। इंडियन स्टूडेंट्स जो है ना अपने क्रिएटर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ है, ठीक है। तो इंडियंस अगर कोई सुन रहा है तो लव यू ऑल, पाकिस्तानी भी लव है अपना। लेकिन यार ये जो होता है ना थोड़ी-सी जेलसी वाली, ये प्लीज़ इसको थोड़ा-सा कम कर लें। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये मैं नहीं लगा रहा। तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ दूसरों की मदद करें, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। कोई गलती हो, यू आर ऑलवेज़ वेलकम, आप मुझे टॉन्ट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसके लिए हाज़िर हूँ, ठीक है? आपका कमेंट अगर कोई गलती है, मुझे कमेंट में बता दें, मैं पिन कर दूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो को शेयर कर देना, और वही एंड पे टिपिकल बात, लाइक, सब्सक्राइब और 10 लोगों को आपने शेयर करना है। अगर आपका लगता है कि टाइम वेस्ट हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मैं आपको रिटर्न दे दूँगा उसका कुछ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।